ठीक है, तो आज के इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस स्पेशल मेंटरशिप क्लास या स्पेशल मास्टर क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। तो मैक्सिमम चीजें आप लोग नोट करने की कोशिश करेंगे, ना कि नोट्स के इंतजार में बैठे रहेंगे। तो हिंदी साहित्य की क्लास में मोस्ट ऑफ द चीजें जो आपको बताई जा रही हैं, कॉपी पेन लेके बैठना है और नोट करना है। ठीक है, तो समझते हुए नोट करेंगे तो चीजें साथ के साथ याद हो जाएंगी। तो क्लास करने टॉपिक आप पढ़ेंगे, वो टॉपिक आपका तैयार हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे कि अगर इससे ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे तब भी कर पाए, सब्जेक्टिव रिटन क्वेश्चन पूछे तब भी कर पाए, और अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए तब भी कर पाए। इसके साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन के संबंध में अगर दे दे निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और 4-5 कथन दे दे और आपसे पूछे कि कौन से कथन सत्य हैं, कौन से कथन असत्य हैं, या कौन से सही हैं, तो उसको भी आप सही कर पाए। ठीक है, तो पूरा एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखेंगे, टॉपिक को डीप में जाकर के समझेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आप देखेंगे, एक टर्म है साहित्य और दूसरा टर्म है इतिहास। तो साहित्य क्या होता है और साहित्य का इतिहास क्या होता है, यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इस टॉपिक से ही सारे क्वेश्चंस को निकालते हैं। पहला क्वेश्चन इस टॉपिक से जो निकल रहा है वो ये कि साहित्य क्या होता है, नंबर वन थिंग। दूसरा, इतिहास की बात हो रही है, इतिहास क्या होता है। तीसरा, साहित्य क्या होता है, इतिहास क्या होता है, और तीसरा, क्लास के लिए लिंक नहीं मिली आपको? ठीक है, मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ। क्लास चल रही, बोलिए, जुड़े तुरंत। लिंक ओपन नहीं करने से बहुत सारे स्टूडेंट को क्लास की लिंक ही नहीं मिल पा रही है। ठीक है, अच्छी बात है। तो ज्वाइन करें फिर मैच, फिर क्लास की लिंक मिल जाएगी उनको। आप लोग जितना वो करते जाएंगे स्टूडेंट का है, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा इसमें। मेरी तरफ से सब कुछ ओपन है, लेकिन आप लोग चाहेंगे तो चीजें और रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी। रिस्ट्रिक्टेड मोड पे क्लास होगी फिर। नहीं सर, कल इसकी वजह से क्वेश्चंस भी नहीं पूछ पाए। हाँ, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी तरफ से सारी चीजें हैं, लेकिन विनम्रता का फायदा उठाना भी तो ठीक बात नहीं है। ठीक है, अगर मैं इजिली अवेलेबल हूं तो उसका फायदा थोड़े उठाना है। साहित्य क्या होता है, इतिहास क्या होता है, और तीसरा चीज, साहित्य का इतिहास क्या होता है। ठीक है, में एकदम बेसिक टू एडवांस इस टॉपिक को कवर कर लेंगे आप लोग। ठीक है, सारे टॉपिक ऐसे ही कवर करने वाले हैं हम लोग। कहीं से क्वेश्चन आएगा करने की स्थिति में रहेंगे। एकदम कॉपी पेन लेके बैठिए, जैसे बता रहा हूँ ऐसे समझिए, नोट डाउन करिए। सबसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोग जो समझ में नहीं आएगा। हालांकि ऐसी स्थिति आएगी नहीं, सारे क्वेश्चन के जवाब आपको पहले ही दे दिए जाएंगे। जो रिक्वायरमेंट है टॉपिक की, जितना आपने सोचा है उससे ज्यादा मिलेगा। तो साहित्य क्या होता है ये आप लोगों को बताया गया था। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। नंबर वन थिंग, अभी हम लोग इस टॉपिक के एक एक चीज को समझेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। ऊपर हेडिंग बताइएगा आप लोग, साहित्य क्या होता है, साहित्य कहाँ लोकेट करता है, इसको समझेंगे। साहित्य जो है वांग्मय का एक पार्ट है। एक छोटा सा इमेज बनवाऊंगा, ये आप लोग बना लेंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। वांग्मय का मतलब होता है कि जिसमें सब कुछ आता हो, सब कुछ, जितना भी लिखित रूप में है, मौखिक रूप में है, सब कुछ वांग्मय के अंतर्गत आता है।
वाङ्मय को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है वार्ता, एक होता है शास्त्र, तीसरा होता है साहित्य। ठीक है? वार्ता का मतलब जहां पे अर्थ की प्रधानता हो। जो आप लोग बातचीत करते हैं तो आप उसमें शब्दों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं कि अर्थ पे? कौन क्या कहना चाह रहा है इस पे ध्यान देते हैं? बोलते समय थोड़े चेक करते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक का है कि नहीं है, आधुनिक शब्द यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बोलचाल वार्ता है ये। बोलचाल की भाषा में इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, अर्थों पे ध्यान दिया जाता है। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ग्रंथ थे जिसमें वार्ता शब्द है। ठीक है? आगे अभी आएगा। शास्त्र का मतलब क्या होता है? शास्त्र का मतलब होता है कि जहां पे शब्द की प्रधानता हो, जैसे साइंस। ठीक है? मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे टर्मिनोलॉजी, टर्म्स क्या यूज हो रहा है, उसकी प्रधानता होती है, शब्दों की प्रधानता। साहित्य का मतलब ये होता है कि जहां पे शब्द और अर्थ दोनों की प्रधानता हो। शब्द प्लस अर्थ, और इतनी प्रधानता हो कि दोनों एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करें अपने महत्व की स्थापना को लेकर के। ठीक है? काव्य शास्त्र में सामान्य तौर पे क्या बोला गया है साहित्य से रिलेटेड? शब्दार्थो सहितम काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम किसने बोला है? भामा ने बोला है, काव्य की परिभाषा देते हुए, काव्य या साहित्य की परिभाषा देते हुए। शब्द और अर्थ मिल करके साहित्य बनाते हैं भामा। शब्दार्थो सहितो काव्यम। ठीक है? शब्द और अर्थ मिल करके क्या बनाते हैं? साहित्य बनाते हैं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसका अगला वर्जन है कि जहां पे शब्द और अर्थ परस्पर प्रतिस्पर्धा करे, दोनों का समान रूप से महत्व, शब्दों का भी उतना ही महत्व हो और अर्थों का भी उतना महत्व हो, तो उसे हम साहित्य कहते हैं। साहित्य की ये एक परिभाषा है। साहित्य 3-4 पॉइंट्स जब आप समझेंगे तब समझ पाएंगे साहित्य का मतलब क्या होता है। साहित्य की दूसरी या साहित्य की परिभाषा का दूसरा हिस्सा क्या है? जिसमें सहित का भाव। सहित का मतलब सभी के हित का भाव, सभी का हित। ठीक है? और सभी के हित की जब बात होती है तो साहित्य के सामाजिक उपयोगिता की बात होती है। सामाजिक उपयोगिता, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरों के हित से बड़ा धर्म नहीं है, तुलसीदास ने बोला है। और सामाजिक उपयोगिता साहित्य की कितनी ज्यादा है, शुक्ल जी का इतिहास जब पढ़ेंगे, प्रेमचंद को पढ़ेंगे, मार्क्स को पढ़ेंगे, तो आप देख पाएंगे कि ये लोग साहित्य को समाज के आगे चलने वाली मशाल कहते हैं और सामाजिक परिवर्तन का जरिया मानते हैं, तो उसे भी साहित्य कहते हैं, जिसमें सभी का हित हो। ठीक है? जब हम सभी के हित की बात करते हैं तो इसमें 3 चीजें आती हैं। कौन कौन सी 3 चीजें आती हैं? जैसे चार्ट पेपर बनवा रहा हूं ऐसे ही बनाना है। ठीक है? पैराग्राफ में मत लिखिएगा आप लोग नोट्स ऐसे ही बनाना है। सर ये सभी के हित के बाद नीचे क्या लिखा है? सामाजिक उपयोगिता, यूटिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, उपयोगितावादी दृष्टिकोण इसको बोलते हैं। साहित्य के प्रति उपयोगितावादी दृष्टिकोण, उपयोग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है? तो जब साहित्य की बात होती है तो इसमें 3 चीजें आती हैं। क्या क्या? एक तो मनुष्य को मनुष्य बनाना, तो साहित्य मनुष्यत्व की स्थापना करता है। मनुष्यत्व का मतलब मनुष्य को मनुष्य बनाना। इसको साहित्यिक भाषा में कहते हैं संवेदनशील बनाना। तो साहित्य का काम क्या है? संवेदनशीलता लेकर के आए। ठीक? दूसरी चीज क्या है? साहित्य की और क्या उपयोगिता है? साहित्य क्यों पढ़ते हैं? दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मनोरंजन या मनोविनोद। तो मनोरंजन के लिए मनो का रंजन कैसे होता है? तीसरी पॉइंट इससे रिलेटेड है। ठीक है? क्योंकि ये हमारे मन का परिष्कार करता है या परिष्करण करता है, मन का शुद्धिकरण करता है साहित्य। और वो कैसे करता है, इसके लिए 2 कॉन्सेप्ट दिए गए हैं। ये एक है त्रासदी का सिद्धांत,
त्रासदी का सिद्धांत और दूसरा है विरेचन का सिद्धांत। ठीक है, विरेचन का सिद्धांत। त्रासदी का सिद्धांत क्या कहता है कि नायक की कोई ऐसी गलती जो अंत में उसके मृत्यु का कारण बनता है। तो जब किसी भी कथा का दुखांत हो तो उसे हम त्रासदी कहते हैं। नायक की मृत्यु को देख करके जो दर्शक है उसके मन में जो दर्द होता है वो भी रोने लगता है, और इस रोने के क्रम में जो मनुष्य के अंदर या दर्शक के अंदर जो दर्द होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, उसका विरेचन हो जाता है, उसी को कैथारसिस कहते हैं। ठीक है, तो त्रासदी का बेसिक उपयोग यही है कि इससे विरेचन होता है, कैथारसिस होता है। इसलिए साहित्य पढ़ने के बाद, साहित्य देखने के बाद, सिनेमा कला के रूप देखने के बाद मनुष्य वही नहीं होता है जो पहले होता है। उसके मनुष्य के मन का परिष्करण होता है, उसका एंटरटेनमेंट होता है और उसके अंदर संवेदनशीलता। ठीक है, जैसे सिनेमा में मूवी बनी और उसमें दिखाया गया कि संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, या कहानियों में लिखा गया कि संयुक्त परिवार टूट रहा है, मनुष्य अकेला होते जा रहा है। हम शहरों में जा तो रहे हैं, विकास तो कर रहे हैं, शहर हमें जितना ज्यादा दे रहा है उससे ज्यादा शहर हमसे ले भी रहा है, हम अकेले हो जा रहे हैं, चारित्रिक रूप से पतन हो रहा है हमारा। ठीक है, तो ये सारी चीजें साहित्य के माध्यम से हमें इन सारे मुद्दों के बारे में जानने का अवसर मिलता है और हम संवेदनशील बनते हैं। क्या बनते हैं हम? संवेदनशील बनते हैं। ठीक है, तो साहित्य का मतलब जहां पे शब्द और अर्थ परस्पर प्रतिस्पर्धा करे, जहां पे सभी के हित का भाव हो। ठीक है, ये साहित्य का एक साहित्य का जो अप्रोच है वो एक व्यापक अप्रोच है। साहित्य को केवल एक थोड़े से एक दो पॉइंट्स में आप नहीं कह सकते, क्योंकि साहित्य एक बड़ा टर्म है। ठीक है, तो साहित्य का मतलब कि ये सारी चीजें मिलकर के है। तो अगर आपसे कोई पूछे साहित्य क्या होता है, तो साहित्य ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, साहित्य समाज को आगे लेकर के चलता है, साहित्य शब्द अर्थ की स्थापना करता है, प्रतिस्पर्धा करते हैं यहाँ पे। ये हो गया साहित्य का डेफिनेशन। यहां तक क्लियर है? किसी कोई डाउट? साहित्य को समझ पाए आप लोग? ठीक है, अब साहित्य क्या है इसको लेकर के काव्य शास्त्र में या साहित्य शास्त्र है पूरा, और उसमें यही बताया गया है कि साहित्य क्या होता है, काव्य क्या होता है। ठीक है, और वो सारी चीजें काव्य शास्त्र के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें साहित्य की पूरी सैद्धांतिकी होती है। कविता काव्य का हेतु क्या होता है, साहित्य का हेतु क्या होता है, कारण क्या होता है, लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो वो सारा काव्य शास्त्र का पाठ है, वो उसमें हम पढ़ेंगे। दूसरा टर्म आपके सामने क्या है? इतिहास क्या होता है। इतिहास क्या होता है, ये एक बहुत अच्छी किताब है, पतली सी किताब है, और मैं हर बैच में आप लोगों को बोलता हूँ, उसका पीडीएफ शेयर भी करवा देता हूँ ग्रुप में, लेकिन हार्ड कॉपी आप लोग मंगा करके पढ़िए। ठीक है, बहुत अच्छी किताब है। और ये किताब है EH कार की, लिख लीजिए इसको आप लोग। इतिहास वाले टॉपिक पे आ जाइए। साहित्य क्या होता है हमने ये समझ लिया है, अब इतिहास क्या होता है इसको समझेंगे। तो अगला हेडिंग बनाइए, इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं। ये क्लियर कर लीजिए कॉन्सेप्ट यहीं पे, ताकि आगे जब इतिहास की बात हो तो आप सिर्फ शब्दों को सुने नहीं बल्कि उसका मतलब भी समझ पाए। तो EH कार, EH कार, ठीक है, EH कार की पुस्तक है इतिहास क्या है। ठीक है, साहित्य की क्लास में मैं आप लोगों को किताबों के नाम बताते जाऊंगा। जब कोई टॉपिक पढ़ाऊंगा तो उससे रिलेटेड कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं, जैसे डॉक्टर मैनेजर पांडे की साहित्य और इतिहास दृष्टि, ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, साहित्य और इतिहास दृष्टि। और इसके लेखक हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे। और जब ये किताब पढ़ेंगे तो वो EH कार इतिहास क्या है का जिक्र करते हैं उसमें। ठीक है, तो इसके साथ ही साहित्य का समाजशास्त्र, ये बहुत शानदार किताब है, साहित्य का समाजशास्त्र। इसके भी लेखक हैं डॉक्टर मैनेजर पांडे। ठीक है, साहित्य के इतिहास पर ये दोनों बहुत अच्छी किताब है। और एक लेख है डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का, बहुत शानदार लेख है साहित्य इतिहास लेखन पे।
तो वो भी आप लोगों को पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो जिस तरह की क्लासेस DU JNU में होती हैं वो वाली क्लास मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रोवाइड करने की। सारे नोट्स, सारी किताबों के नाम, अगर आप लोग ये किताबें खरीद सकते हैं तो खरीद लीजिए, अपने पास रखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट किताबें हैं, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा अगर आप हिंदी साहित्य में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं और एक अच्छा सुधारती बनना चाहते हैं, ठीक है। अच्छे से अध्यापक बनना चाहते हैं जिसको नॉलेज हो, तो ये सारी किताबें पढ़नी पड़ेगी। ये सारी किताबें हमने एमए में ही पढ़ी हुई है, ठीक है। इतिहास क्या है, पढ़िए। और किताब नहीं मिलती है, उसका PDF मिलता है, प्रिंट आउट करा लीजिए। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है कि किताब लेने 50 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, पूरा दिन लगा दिया, ये सब काम नहीं करना है। किताब अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, नहीं मिल रहा है फोटो कॉपी है, फोटो कॉपी जाके करा लीजिए। आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए जिसमें आप अंडरलाइन करके पढ़ पाए, क्योंकि आपको रिवीजन करना है। सॉफ्ट कॉपी से रिवीजन करने में दिक्कत आती है, ठीक है। तो EH कार की जो बुक है, इतिहास क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। किसी को इंग्लिश में लिखना हो तो EHCARR, कार, ठीक है। और ये इतिहास लेखन पे किताब है। ये जो किताब है, ये नंबर 1 थिंग, इतिहास इतिहास लेखन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। दूसरा, इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तीसरा, इतिहास लेखन की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, मेथड्स, ठीक। तो इस पे आधारित है। इस किताब का मुख्य उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य हेडिंग डालिए और लिखिए। सारी चीजें आप लोग नोट डाउन कर जाइएगा, जितनी चीजें बता रहा हूं। केवल कहानी नहीं सुनना है क्लास में, साहित्य की क्लास में कॉपी पेन लेके बैठिए, जितना लिख सकते हैं उतना लिखिए। जितना मैं लिख रहा हूं वो तो लिखना ही है, जितना बोल रहा हूं वो भी लिखिए, ताकि जब आप रिवीजन करें तो आपको पता रहे मैंने क्या क्या बताया था। और एक बार एक नोट्स को 3-4 बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इतिहास लेखन की प्रकृति, इतिहास लेखन का उद्देश्य, इतिहास लेखन की पद्धतियां, इस पे इस किताब में चर्चा की गई है, ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इस किताब में कार ने कहा है कि इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं होता है। ये परीक्षा में पूछ सकता है कि ये किसने कहा है। इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं, बल्कि एक सोचने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है, ठीक है। ये किसने कहा है, कार ने कहा है। परीक्षा में पूछेगा कथन किसका है, या किस इतिहासकार का है, या हिंदी साहित्य के इतिहास, या इतिहास या साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा। ये UPSC का लेवल है, और NTA और असिस्टेंट प्रोफेसर ने ये लेवल कर दिया। मैं इतना खुश हूं बता नहीं सकता आप लोगों को, क्योंकि मैं यही चाहता था। फैक्चुअल चीजें मुझे पसंद नहीं है, कॉन्सेप्ट समझ के फैक्ट पे जाने में मजा आ जाता है। तो कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। कथन वाले क्वेश्चन आएगा तो आप लोग एकदम झूम झाम से आगे बढ़ेंगे, अगल बगल भी कोई नहीं रहेगा आप लोगों के। समझ पा रहे हैं आप लोग। तो ये है, इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि एक सोचने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। अब पेपर 1 क्यों करना जरूरी है आपको। अभी पेपर 1 की क्लास हुई है, बैच स्टार्ट हुआ है। आज की क्लास में आपको क्या बताया गया, सोचते कैसे है, कॉग्निटिव एबिलिटी और एनालिसिस, विश्लेषण बताया गया था। आप लोग थे क्लास में आज, लगभग सभी लोग थे। नहीं सर। नहीं थे तो अब आपकी गलती है, क्लास मिस नहीं करना है। जब क्लास मिस सर लिंक नहीं आई थी उस टाइम। कोई बात नहीं, आप बैच में ज्वाइन है, बैच में ज्वाइन है, क्या नाम है नहीं आपका। सर। नहीं सर। तो किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं बैच ज्वाइन करने के लिए। सर मैं भी नहीं थी, हाँ तो मैंने ज्वाइन करिए बैच, किया। ज्वाइन करिए। लिंक बाहर नहीं शेयर किया जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब ग्रुप से लिंक जाएगा तो फिर ग्रुप का ही कोई शेयर किया पता चल जाएगा तुरंत, और फिर उसके ऊपर कार्यवाही होगी। तो सर और कैसे करना है बैच ज्वाइन। नंबर है, व्हाट्सएप करिए, मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना।
जिसको बैच ज्वाइन करना है उसको व्हाट्सएप करे। बैच ज्वाइन करिए, क्लास डेली करिए, क्लास मिस नहीं करना है क्योंकि समय नहीं है आप लोगों के पास, ठीक है ना। तो जितनी सारी क्लासेज हो रही सब क्लास करिए, एक भी नहीं छोड़ना है। समय नहीं है तो निकालिए, नहीं पढ़ेंगे नहीं निकलेगा परीक्षा। तो इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि एक सोचने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। सोचते कैसे हैं और विश्लेषण कैसे करते हैं ये पेपर 1 में आपको बताया, क्योंकि ये पेपर 1 का पार्ट है, ठीक है। तो वहां पे जो पूरा आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा, वो लोगों को ये लगता है कि सर मेरे सब्जेक्ट की क्लास नहीं हो रही, केवल पेपर की 1 की क्लास हो रही है। वो ये नहीं समझ पाते कि अब इस मोह माया से बाहर निकलना है। एनटीए भी बाहर निकल गया है, अब दोनों पेपर एक ही साथ लेता है, पहले अलग अलग होता था, पेपर 1 फिर गैप फिर पेपर 2, अब गैप वैप नहीं होता है, ठीक है। दोनों एक ही पेपर है। अगर पेपर 1 की क्लास हो रही है तो आपके विषय की क्लास है, करिए उसको। अपने विषय की क्लास का इंतजार मत करिए, वो भी आपका ही क्लास है, ठीक है। उतना ही क्लास है आपके सब्जेक्ट का, आपके सब्जेक्ट की चीजें उसमें पढ़ाई जाती हैं। जो अलग से स्पेसिफिक चीजें बताई जाएंगी वो बता दूंगा मैं। तो गाइडेंस मैं दे रहा हूँ, जैसे दे रहा हूँ ले लीजिए आप लोग, ठीक है ना। जो कह रहा हूँ बस फॉलो करिए। रिजल्ट नहीं आएगा फिर आके मुझसे बात करना है, उससे पहले नहीं। पहले मैं जो कह रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट कर लीजिए, और अब कुछ मत करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं है। हिंदी साहित्य में इस बार जो स्टूडेंट जितना कह रहा हूं कर लेगा, 75 के नीचे तो उसका आएगा ही नहीं। ऐसे 100 के भी उठेगा तो 75 क्वेश्चन सही होगा, और थोड़ा सा मेहनत कर दिया तो 80 पार हो जाएगा। हिंदी एक बहुत ही वैज्ञानिक विषय है, एकदम आराम से पढ़ के आप लोग कर सकते हैं, और एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। जो बोला जा रहा है वो करिए। टेक्स्ट पढ़ने के लिए बोला जा रहा है तो वो आपको पढ़ना है। आपको बोला हुआ कि 1 घंटे में कम से कम 28 पेज पढ़ना है, 25 से 28 पेज पढ़ना है, और कम से कम 5 घंटे 6 घंटे डेली पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी किताबें हैं, और बार बार पढ़िए उन किताबों को। डॉक्टर वीर भरत तलवार, अभी एक किताब आ रही है उनकी, रिटायर हुए उनके इतना साल हो गया, आज भी वो बोलते हैं कि जब मैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ता हूँ तो आज भी मुझे उसमें से नई चीजें पता चलती हैं। एक क्लासिकल बुक है, एक शास्त्रीय किताब है वो, उसको जितनी बार पढ़िए कम है। और आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने 5 बार पढ़ लिया है किताब को, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाली? 5 बार? 4 बार कितने लोगों ने पढ़ा है? 3 बार? 2 बार? पढ़ने का मतलब पेज 1 से लेकर लास्ट तक, इन्हें 4 पेज पढ़ा फिर उमटा के रख दिया और 2 पेज खा गए। पढ़ने पढ़ने का मतलब कवर पेज से लेके लास्ट के पेज तक कुछ भी छोड़ना नहीं है, एकदम फर्स्ट पेज जहां से शुरू होता है वहां से लेके लास्ट पेज तक कुछ भी नहीं छोड़ना है, सब पढ़ना है। चाहे वो भूमिका हो, चाहे वो परिशिष्ट हो, चाहे वो इंडेक्स हो, सब पढ़ना है, ठीक है। गुड। तो इतिहास केवल घटनाओं का संकलन नहीं बल्कि एक सोचने और विश्लेषण करने की प्रक्रिया है। कौन कह रहे हैं? ईएचकार कह रहे हैं। अब इसका क्या क्या मतलब हुआ, 4-5 पॉइंट बनवा रहा हूं, लिख लीजिए। किताब पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ पाएंगे तो ये पता रहेगा तब भी आप क्वेश्चन सही कर लेंगे। तो इस क्लास में आप हैं तो किताबों के नाम पता होना चाहिए, और जो किताब पढ़ने की जरूरत होगी मैं बोल दूंगा पढ़ लीजिए, नहीं तो वो सारी चीजें आपको क्लास में बता दी जाएंगी, ठीक। पहला क्या निष्कर्ष निकला? ईएचकार ने कहा कि इतिहास केवल तथ्य नहीं होता है, इतिहास कोई तथ्य मात्र नहीं है, ठीक है। केवल घटना को तथ्य, फैक्ट्स कह सकते हैं। जब हम फैक्ट बोलते हैं तो डाटा हो गया, और डाटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ईएचकार कहते हैं कि जो फैक्ट का संकलन किया जाता है वो कोई व्यक्ति करता है, ठीक है, और उस व्यक्ति का एक दृष्टिकोण होता है, एक नजरिया होता है, दृष्टिकोण या नजरिया होता है। और जैसा व्यक्ति का दृष्टिकोण होता है उसी के अकॉर्डिंग वो फैक्ट का चयन करता है, उसी के अकॉर्डिंग फैक्ट का चयन करता है। तो जैसा दृष्टिकोण होगा उसी के अकॉर्डिंग तथ्यों का संकलन करेगा, तथ्यों का संकलन करेगा, साथ ही उन तथ्यों का संकलन करेगा, वह उसकी व्याख्या करेगा, ठीक, और उसके बाद प्रस्तुत करेगा, ठीक है। तो अगर मैं ये कहूं कि इतिहासकार के जो दृष्टिकोण है उसके बिना तथ्यों का संकलन
या व्याख्या नहीं किया जा सकता तो ये सत्य बात होगी। इतिहासकार बस ये कहना चाह रहे हैं कि तथ्य के साथ ही जो इतिहासकार का दृष्टिकोण होता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी तथ्य एक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, अब पेपर 1 में जो अगली क्लास होने वाली है वो होगी सेल्फ का कॉन्सेप्ट और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट। सेल्फ का कॉन्सेप्ट का मतलब कि व्यक्ति बनता कैसे है, उसकी सामाजिक निर्मिति कैसे होती है, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब कि व्यक्ति में विभिन्नताएं क्या होती हैं। तो जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जब आप पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि हर व्यक्ति के सामाजिक, लैंगिक, जातिगत और सांस्कृतिक परिवेश में उसकी परवरिश होती है, उसी के अकॉर्डिंग उसका दृष्टिकोण होता है। ठीक है, एक ही घटना को लेकर के जैसे एक लड़की सोचेगी ठीक वैसे एक लड़का भी सोचे, ये संभव नहीं है। एक ही घर के दो सदस्य एक ही चीज को लेकर के दो राय रख सकते हैं, क्योंकि सबका देखने सोचने समझने का नजरिया अलग है, सबके जीवन के अनुभव अलग अलग है। ठीक है, लड़कियों के जीवन जीने का अनुभव अलग है, एक ही घर में रह करके, एक ही गांव में रह करके, लड़के का अलग है। ठीक है, तो ये दृष्टिकोण क्या करता है, चीजों को देखने समझने का नजरिया प्रदान करता है। डॉक्टर सुमन राजे ने जब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा तो उन्होंने यही कहा कि अब तक का जो इतिहास लिखा गया है वो पुरुषों का इतिहास है, और चूंकि आधी आबादी महिलाओं की है तो अब तक का जो इतिहास लिखा गया है वो आधा इतिहास लिखा गया है, अब आधा इतिहास मैं लिखूंगी। और फिर डॉक्टर सुमन राजे ने लिखा हिंदी साहित्य का आधा इतिहास कि अब तक इतिहास का जो तथ्यों की व्याख्या की गई है वो पुरुष के नजरिए से किया गया है, ना कि महिलाओं के नजरिए से। क्यों बोला जाता है कि जब तक शेर या जो भक्षक होता है वो इतिहास लिखेगा तब तक हिरण का इतिहास अधूरा रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि शेर खाने वाले नजरिए से ही इतिहास लिखेगा। तो इतिहास में सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि इतिहास के प्रति नजरिया क्या है। वर्तमान सरकार देखेंगे इतिहास में कई सारी चीजों को सिलेबस में हटाया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हर सरकार की एक विचारधारा है और चीजों को देखने का उसका दृष्टिकोण है, और ये दृष्टिकोण क्या करेगा, इतिहास के साथ बदलाव करेगा। क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि इतिहास जो है, इतिहास में इतिहासकार तथ्यों के साथ संवाद करता है। तो अगला पॉइंट लिखिए, इतिहासकार और तथ्य के बीच संवाद। ठीक है, तो इतिहासकार का जैसा दृष्टिकोण होगा उसी लहजे में वो तथ्य की व्याख्या करेगा, और ये संवाद निरंतर होता रहता है। निरंतर निरंतर संवाद है ये। ठीक है, तो हमें इतिहास के बारे में वही पता चलता है जो इतिहासकार अपने दृष्टिकोण से प्रस्तुत करता है, यही बात है। ठीक है, आप देखेंगे कि जब मार्क्सवादी नजरिए से इतिहास लिखा गया 1960s के आसपास आकर के, 1960 के दशक के आसपास आकर के, तो भक्ति आंदोलन को लेकर के जो व्याख्या हो रही थी, पढ़ेंगे हम लोग भक्ति आंदोलन पे एक स्पेशल मेंटरशिप क्लास लूंगा मैं, और डिटेल में बताऊंगा आप लोगों को भक्ति आंदोलन क्या था, भक्ति आंदोलन का सामाजिक आधार क्या था, और भक्ति आंदोलन की व्याख्याएं जो थी, अच्छा रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या या हजारी प्रसाद द्विवेदी की व्याख्या, इरफान हबीब के दामोदरन की व्याख्या, मुक्ति बोध, तो वहां से लेकर के जो भक्ति आंदोलन के पीछे के जो विभिन्न व्याख्याएं बताई गई कि भक्ति आंदोलन के पीछे इस्लाम आक्रमणकारी थे या फ्रेंड समाता था, ये क्या था, या जो भी सारी चीजें हैं। ठीक है, उसके मार्क्सवादी नजरिए से आने के बाद वो क्यों चीजें बदल गई। ठीक है, तो इतिहास और तथ्य के बीच का जो संवाद है ये निरंतर संवाद चलता रहता है, और इस संवाद के कारण ही एक समय में हम जिन चीजों को जिस तरीके से देखते हैं दूसरे समय में हम उन चीजों को उस तरीके से नहीं देखते, नजरिया बदल जाता है। इतिहासकार क्या कहना चाहते हैं, इतिहासकार ये कहना चाहते हैं कि जब इतिहासकार का दृष्टिकोण आ रहा है, फैक्ट तथ्यों के साथ वो संवाद कर रहा है, तो पूरी तरह से निष्पक्ष इतिहास लिखना असंभव है। पूरी तरह से निष्पक्ष इतिहास लिखना असंभव है। ठीक है ना, लोग कहते हैं तटस्थता नाम की चीज नहीं है, निष्पक्ष नहीं हो पाएगा, असंभव है, असंभव वर्ड का यूज किया गया है। इतिहासकार मानते हैं कि कोई भी इतिहासकार पूरी तरह से तटस्थ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, इतिहासकार
नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उसके समाज, विचारधारा और जिस समय में वो हुआ है, तो समय और काल, ये सारी चीजें जो तथ्य की व्याख्या कर रहा है, उसको वो प्रभावित करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो प्रभावित ना करे, प्रभावित करेंगे ही करेंगे। ठीक है। और इसी क्रम में यशकार कहते हैं कि इतिहास, जब समाज आ गया, तो इतिहास का अपने समय के समाज से गहरे स्तर पे संबंध होता है। इतिहास और समाज का संबंध, इतिहास और समाज का संबंध होता है। क्योंकि समाज बदलता है, इसलिए इतिहास भी बदलता रहता है। क्योंकि समाज बदलने के साथ ही देखने, सोचने, समझने के हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है। आज के 50 साल पहले महिला शिक्षा को लेकर के जिस तरीके से हम सोचते थे, आज उस तरीके से नहीं सोचते हैं। 1960 के दशक में या उसके बाद स्त्रीवादी आंदोलन, दलित आंदोलन जो हुए, उसके पीछे पर्याप्त रूप से सामाजिक कारण थे। भक्ति आंदोलन के उद्भव को लेकर के बोला गया कि भक्ति आंदोलन के पीछे सामाजिक कारण थे। किसी के आने और जाने से मेन कारण नहीं हो सकता, एक कारण हो सकता है। और भक्ति आंदोलन अपने समय का स्वतः और स्फूर्त विकास था। जितने भी समाजशास्त्री हैं, वो समाज की व्याख्या कैसे करते हैं? सोशियोलॉजी पढ़ाने का फायदा मिलेगा आपको यहाँ पे। तो समाजशास्त्री क्या बोलते हैं कि जिस तरह से मनुष्य का शरीर होता है, उसी तरह से समाज में अंग होते हैं। समाज में परिवार, संस्था, ठीक है, और जितने भी सारी चीजें आप देख पाते हैं, सब समाज के अंग है। समाज एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे मनुष्य एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वैसे समाज भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जिस तरह से हमारे शरीर में हमारा हाथ है, आंख है, नाक है, सबके कार्यों का स्पष्ट रूप से विभाजन है। अगर इन कार्यों का विभाजन में दिक्कत होती है, तो क्या होता है? हमारे शरीर की संरचना प्रभावित होती है। ठीक है। उसी तरह से समाज के विभिन्न अंगों की कार्य प्रणालियां हैं। अगर वो कार्य प्रणालियां स्थिर, उसमें दिक्कत आती है, उनमें फेरबदल होता है, तो समाज अस्थिर हो जाता है। अस्थिर होने का मतलब आंदोलन होते हैं समाज में। समाज में भागदौड़ मचती है, अस्थिरता आता है, और उसके बाद एक नए तरह का समाज बनता है। मार्क्स ने भी यही बोला था। समाज ऐतिहासिक समाज के विकास की प्रक्रिया बताई उन्होंने, द्वंद्वात्मक जो की होती है, जिससे इस बार एनटीए ने क्वेश्चन भी पूछा है। तो मार्क्सवाद जो क्लास 2 दिन आप लोगों ने लिया था, तो उसमें जो पूछा गया मार्क्सवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और उसमें 4 से 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो जो डीप में पढ़ा है वही कर पाया होगा, तो वो क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर पाएंगे। अब इस तरह से पढ़ने के बाद जो आपको पॉइंट वाइज बताया जा रहा है, इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, या साहित्य के इतिहास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए, और ये 5 स्टेटमेंट रहेगा, तो आप बता पाएंगे, क्योंकि आपने चीजों को रटा नहीं है बल्कि समझा। तो इसी क्रम में यशकार कहते हैं कि इतिहास और समाज का गहरे स्तर पर संबंध होता है। जैसे जैसे समाज बदलता है, वैसे वैसे इतिहास बदलता जाता है। ठीक है। तो समाज के विकास को, इसी को मार्क्स कहते हैं वर्ग संघर्ष। तो संघर्ष और बदलाव को दर्शाता है इतिहास। इतिहास समाज के विकास, संघर्ष और बदलाव को दर्शाता है, बदलाव को दर्शाता है। ठीक है। मार्क्स ने क्या बोला? इतिहास क्या है? वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वर्ग संघर्ष का इतिहास है। तो नीचे लिख लीजिए, इसी संदर्भ में या इसी संबंध में मार्क्स ने बोला है कि इतिहास जो है वो वर्ग संघर्ष का इतिहास है, वर्ग संघर्ष का इतिहास है। और आगे बढ़ते हुए ईएसकार ने कहा कि आपने पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड जब आप पढ़ते हैं, तो एक थिंकर को पढ़ते हैं जिनका नाम है अगस्त काम्टे, जिनको बोला जाता है फादर ऑफ सोशियोलॉजी। देखिए, अब एनईपी 2020 क्या कहता है, जो बता रहा हूं ध्यान से सुनिए इसको। एनईपी 2020 कहता है कि बहु अनुशासनिक तरीके से पढ़ना है आपको। बहु अनुशासनिक पढ़ने का मतलब हुआ कि अभी आप पढ़ रहे हैं साहित्य की क्लास है ये, लेकिन पढ़ रहे हैं साहित्य का इतिहास, तो आपको इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, जो आपको बता रहा हूं मैं। ईएचकार इतिहास क्या है, इतिहास के बच्चे पढ़ते हैं। साहित्य और इतिहास पढ़ने के साथ साथ बीच में समाज आ रहा है, तो समाज शास्त्र की बुनियादी समझ आपको होनी चाहिए, जो कि बताई जा रही है आपको। ठीक है।
और समाज शास्त्र के संबंध में आपने पढ़ा है फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कामटे, नहीं पढ़ा है तो पेपर 1 का बैच स्टार्ट हुआ, पेपर 1 में पढ़ेंगे आप लोग, दोनों मिलाकर के ही क्लास है, दोनों क्लास एक ही है, और इसके अलावा जितनी भी अतिरिक्त क्लासेज लेता हूँ सब एक ही है, एक भी आप छोड़ेंगे तो मिस कर देंगे, इसलिए जितनी क्लास लेता हूँ ग्रुप में लिंक शेयर करता हूँ, क्लास करिए आप लोग, छोड़ना नहीं है। जब मैं पढ़ाने को तैयार हूं तो आप लोग पढ़िए, सुनना ही तो है आपको, चिल्लाना तो मुझे है, ठीक है ना। तो अगर अगस्त कामटे ने क्या बोला, समाज को विज्ञान का दर्जा दिया है, तो इतिहास और विज्ञान के बीच में भी संबंध होता है। लोग जो कहते हैं कि इतिहास कोरी कल्पना होती है, ये गलत बात है, इतिहास और विज्ञान का संबंध होता है। ईएसकार ने कहा कि इतिहास विज्ञान के जैसा है, इतिहास विज्ञान के जैसा है, विज्ञान के जैसा है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये सामाजिक विज्ञान है, लेकिन ये सामाजिक विज्ञान है। अगस्त कामटे ने क्या बोला कि जिस तरह से विज्ञान में कारण और कार्य प्रभाव की पड़ताल की जा सकती है वस्तुनिष्ठ तरीके से, ठीक है, अब पड़ताल करना वस्तुनिष्ठ कारण और कार्य, रिसर्च एप्टीट्यूड का पूरा टॉपिक है, डिटेल में बताया जाता है आपको, जिसमें वेरिएबल्स चर क्या होते हैं सब बताया जाता है, ठीक है, तो उसको बिना पढ़े इसको नहीं समझ पाएंगे डिटेल में। तो अभी जो लोग क्लास किए वो समझ पा रहे होंगे, जो नहीं किए होंगे वो रिसर्च एप्टीट्यूड वाली क्लास में इसको समझ पाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इतिहास विज्ञान जैसा है, कैसे, समाज विज्ञान जैसा है, जिस तरह से विज्ञान में चीजों के पीछे क्या होता है, कारण और प्रभाव होता है, कारण और प्रभाव संबंध होते हैं, उसी तरह से इतिहास में भी तथ्यों की व्याख्या कारण और प्रभाव तरीके से किया जाता है। ऐसा नहीं कि अब हवा में कर देंगे व्याख्या और लोग मान लेंगे, नहीं मानेगा कोई, ठीक है, उसकी तारतम्यता और जस्टिफिकेशन होना चाहिए, वस्तुनिष्ठता होना चाहिए, कल्पना नहीं करना है, हाइपोथेसिस करना है, तो शोध भी होता है इतिहास में, ठीक है। और इस तरह से कार ने लास्ट पॉइंट बोला, पॉइंट 6, कि इतिहास इसलिए हम पढ़ते हैं, लोग बोलते हैं ना कि इतिहास की क्या जरूरत है, जो बीत चुका है गड़े मुर्दे उखाड़ने से क्या मतलब है। ईएच कार ने कहा कि इतिहास इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इससे वर्तमान को समझते हैं, ठीक है, वर्तमान को समझते हैं और भविष्य को, भविष्य की योजनाएं बनाते हैं। तो अतीत की गलतियों से सीखते हैं और भविष्य में वो गलतियां दोहराने से बचते हैं। ईएसकार कहते हैं कि इतिहास पास्ट और प्रेजेंट के बीच एक निरंतर संवाद है, ठीक है, तो इतिहास भूत और वर्तमान के बीच एक निरंतर संवाद है, एक कॉन्टिन्यूअस डायलॉग है, एक निरंतर संवाद है। इस संवाद से क्या होता है, इससे हमें अतीत की घटनाओं को समझने में मदद मिलती है, ठीक है, अतीत की घटनाएं समझने में मदद मिलती हैं, साथ में वर्तमान समस्या को सुलझाने में, अब रिसर्च आप करेंगे, आपके सामने एक शोध समस्या आएगा, तो आप पास्ट में जाके देखेंगे इससे रिलेटेड और कौन सी समस्या हुई है, क्या सोल्यूशन लिया गया है, तो अब तक हुए शोध कार्य जो पढ़ते हैं, लिटरेचर रिव्यू करते हैं, इसी का पार्ट है, ठीक है। वर्तमान वर्तमान की समस्या को समझने में मदद मिलती है, को समझने में मदद, और आपको क्या बताया, भविष्य के निर्णय लेने में मदद मिलती है, लेने में मदद मिलती है। तो इतिहास के बारे में ये 3 चीज याद रखना है, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इसीलिए परंपरा का अध्ययन जरूरी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कबीर के साथ और छायावाद के साथ न्याय नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो परंपरा में अध्ययन नहीं करते हैं, फुटकल खाते में डाल देते हैं, या उनको लगता है कि ये दिक्कत कर रही है, इसको बाहर कर देते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते समय कबीर और छायावाद को ठूठ बना देते हैं, बंजर बना देते हैं, और फिर उसके लिए आना पड़ता है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, और फिर कबीर करके पूरी किताब लिखते हैं, ठीक है, और छायावाद को लेकर के फिर आगे छायावाद के कवि नामवर सिंह और इस तरह के लोगों को आना पड़ता है, तो उस पर आगे हम लोग क्लास करेंगे।